ये कहावत तो आपने भी कई बार सुनी होगी कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी और ना ही उनसे दुश्मनी। पर आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उसके बाद आप समझ जाएंगे कि ये कहावत दाऊद पर बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब दाऊद की भी ना दुश्मनी अच्छी ना ही दोस्ती, क्योंकि वो अपने दुश्मन को तो खत्म करता ही था, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने वफादार साथियों का भी सौदा कर लेता था। दाऊद तो आज जिंदा है और आजाद है, लेकिन उसके कई साथी या तो जेल में हैं या फिर मारे जा चुके हैं। एक ऐसा ही नाम है अंडरवर्ल्ड में माया डोलस का, जो मुंबई का माया भाई था, लेकिन दाऊद के इशारे पर उसे दिन दहाड़े घेर लिया गया और घंटों तक पुलिस और उसके बीच में मुठभेड़ चलती रही। और उसका नतीजा आपने बॉलीवुड के फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला में देख ही चुके हैं। बाकी उसके पीछे की सच्चाई आज मैं आपको बताऊंगा। 1991 में हुए लोखंडवाला के शूट आउट को समझने के लिए आपको दाऊद का वो छुपा हुआ चेहरा देखना होगा, जहां उसे अपने साथ काम करने वाला कोई साथी नहीं बल्कि गुलाम चाहिए था। कैसे, अभी आप समझ जाएंगे कहानी सुनते हुए। इस कहानी की शुरुआत हम करते हैं शूट आउट से 3 साल पहले से ही। बात मई 1988 की एक शाम की है। दुबई में दाऊद इब्राहिम के बंगले पर एक मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि मुंबई के जागेश्वरी में एक जमीन के टुकड़े को लेकर गैंग के अंदर ही फूट पड़ने लगी थी। दाऊद के 2 खास रामानायक और शरद सेट्टी दोनों जमीन को अपना बता रहे थे। दाऊद ने दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश की, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं हुए। छोटा राजन, जो आज दाऊद से खफा तिहाड़ जेल की हवा खा रहा है, वो तब दाऊद का खासम खास उसका राइट हैंड हुआ करता था। उसने इस मामले में शरद सेट्टी का साथ देते हुए रामानायक को दबा दिया। इस बात पर गुस्साए रामानायक ने उसके दुश्मन गबली और अशोक जोशी से हाथ मिला लिया। दाऊद को अपने खिलाफ ये बगावत मंजूर नहीं थी, इसलिए उसने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर राजन काटदरे को टिप दे दी कि नायक चेंबूर में मिलेगा। पुलिस उसे पकड़ने गई, नायक सलून में मिला और पुलिस मुठभेड़ में वो वहीं पर मारा गया। अब पुलिस ने इसे इनकाउंटर का नाम दिया, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। उस दौर में तो ये आम बात थी कि अगर कोई दाऊद की नजरों से गिर गया ना, तो वो या तो पुलिस एनकाउंटर में मारा जाएगा या फिर किसी न किसी गैंग मार में उसकी जान चली ही जाएगी। ये सिलसिला यूं ही आगे भी चलता रहा। नायक का एक खासम खास था, जिसका नाम मैंने अभी ऊपर भी लिया था, अशोक जोशी, उसका भी यही हश्र हुआ। जुलाई में नायक का गेम ओवर हुआ। फिर उसी साल 4 दिसंबर के रोज जोशी अपनी मारुति कार में पुणे जा रहा था। तब 15 हमलावरों ने पनवेल के पास उस पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। उस वक्त जोशी की गाड़ी पर 180 गोलियां दागी गई थी। मुंबई का ये वो दौर था ना, जब अंडरवर्ल्ड में वहाँ का छोटा भी जो गुर्गा होता था, वो AK-47 अपने पास रखता था और लहराते हुए चलता था। जोशी और नायक की हत्या के बाद अंडरवर्ल्ड में 2 नए नाम उभरे, माया भाई और दिलीप बुआ। ये दोनों ही पहले दिलीप जोशी के गैंग में काम करते थे। बुआ के बारे में तो कहा जाता है कि अगर उसने एक बार उंगली ट्रिगर पर रख ली तो फिर सामने कोई भी क्यों ना हो, वो बच नहीं सकता है। यहाँ तक कि छोटा राजन को भी अंडरवर्ल्ड की बारीकियां उसने ही सिखाई थी। कहते हैं कि दिलीप बुआ और माया डोलस दाऊद के लिए तब से काम करते थे जब वो एक दूसरे के साथ नहीं थे। ये वो वक्त था जब दाऊद भी भारत में था और छोटा राजन भी। 1984 का वक्त था जब बुआ रामानायक का बॉडीगार्ड हुआ करता था, लेकिन आगे चलकर उसकी बात नायक से नहीं बनी और उसने उसका साथ छोड़ दिया। फिर सीधे दाऊद के लिए ही वो काम करने लगा। दाऊद के साथ काम करते हुए ही बुआ माया डोलस के साथ हो गया। फिर दाऊद के ही सरपरस्ती में उन्होंने मुंबई में इतना आतंक मचाया कि हर लोगों की जुबान पर माया डोलस का नाम चढ़ गया। दाऊद के दुबई जाने के बाद इन्होंने अपने अंडर भी गुर्गे रखना शुरू कर दिए। धीरे धीरे ये अपना भी गैंग बनाना शुरू कर देते हैं। उस गैंग का लीडर माया डोलस ही होता है, जिसको सब माया भाई कहकर बुलाते थे, लेकिन दिमाग और मसल पावर इस गैंग में बुआ के पास ही था। इनके आतंक का आलम तो ये था कि किडनैपिंग, मर्डर और एक्सटॉर्शन जैसे मामले तो इनके लिए आम हो गए थे। इनके इसी आतंक के वजह से पुलिस की भी इन पर नजर होती थी, लेकिन इनके सर पर दाऊद का हाथ था। लेकिन दाऊद की ये खासियत कहिए या फिर उसका डर कि वो किसी के भी सर पर हाथ तब तक ही रखता है जब तक सामने वाला उससे छोटा हो।
मतलब अगर किसी ने उसके सरपरस्ती में ही उससे बड़ा बनने की ठान ली तो फिर उसी दिन उसके मौत की स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हो जाती है। अब माया डोलस ने अरुण गवली के भाई पापा गवली की हत्या करके अंडरवर्ल्ड में अपना नाम तो ऊंचा कर लिया, लेकिन फिर वो मानने लगा कि अब मुंबई का डॉन तो वही है। फिर क्या, 1988 से 1991 के बीच माया और बुआ की जोड़ी ऐसी दमदार जोड़ी बन गई कि उन्होंने खुद ही दाऊद का हाथ अपने सिर से हटाकर मुंबई में अपना गैंग चलाने लगे, एकदम डी कंपनी के पैरेलली। अब वो दोनों मनमाने ढंग से मुंबई में बिल्डर और बिजनेसमैन से रंगदारी वसूलना शुरू कर देते हैं। ये काम वो पहले भी करता था पर दाऊद के लिए, लेकिन अब उसने खुद के लिए रंगदारी शुरू कर दी तो दाऊद का नुकसान शुरू हो गया। पर माया और बुआ को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, उल्टे उन्होंने दाऊद को भी ललकारना शुरू कर दिया। अब जो दाऊद के खिलाफ जाता है उसका अंजाम क्या होता है ये तो मैंने एक दो एग्जाम्पल से आपको ऊपर ही बता दिया था कि अगर कोई भी उसके खिलाफ गया तो उसका तो अंत होना तय ही था। तो जरा सोचिए कि दाऊद ने माया डोलस और दिलीप बुआ के साथ क्या किया होगा। बस इतना समझ लीजिए कि दाऊद ने जो भी किया उसे पूरे भारत ने नेशनल टेलीविजन पर देखा, लेकिन वो कहानी शूट आउट एट लोखंडवाला की क्या है वो मैं आपको अलग से सुनाऊंगा। आप उसे इसका अगला भाग भी समझ सकते हैं। बाकी तब तक आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको अब तक की ये कहानी कैसी लगी। क्या आपको भी सच में यही लगता है कि दाऊद अपने साथ साथी नहीं बल्कि गुलाम रखता था जो सिर्फ और सिर्फ उसकी बात ही सुने? अगर किसी ने नहीं सुनी तो उसके लिए मौत तो तय होती थी। कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए और हमारे इस चैनल को नीचे लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे दबाकर आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।